नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेस में। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन हेल्थ और डिसीज के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से डिसीज किस कारण से होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़े थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा रोग से पूछा जाने वाला प्रश्न हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में HIV एड्स से होता है। एक्चुअल में क्या है कि हम जब जॉब में जब हम नौकरी पा रहे होते हैं तो हम एक युवा अवस्था में होते हैं, तो हमको बहुत सारी एक संक्रामक खतरनाक बीमारी है जो युवा अवस्था के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट्री हरकत कर सकते हैं, तो कोई भी एडल्ट्री हरकत करने से पहले हमको उस बीमारी के बारे में पता रहे कि भाई हमारी कौन सी हरकत हमको कौन सी बीमारी लगा सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। इस कारण से यहाँ से सवाल पूछा जाता है ताकि लोग अवेयर रहें इस बीमारी के बारे में। और ये बीमारी है एड्स HIV वायरस के कारण होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, बीमारी का नाम है एड्स और किस वायरस के कारण होता है तो HIV वायरस के कारण होता है। थोड़ा बहुत मैं इसको पहले भी बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आकर के अब देखते हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है। तो अगर मैं एड्स की बात करूं तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म? इस बीमारी का पूरा नाम क्या है? तो इस बीमारी का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी या डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या बताया था मैं? सिंड्रोम का मतलब होता है एक से अधिक लक्षण, एक से अधिक सिम्टम्स होंगे। बीमारी के जो लक्षण होते हैं, बीमारी के लक्षण को इंग्लिश में सिम्टम्स कहा जाता है। तो जहां कहीं भी एक से अधिक सिम्टम्स हो तो वहां सिंड्रोम वर्ड आता है। ठीक है, सिम्टम्स का मतलब क्या है? एक से अधिक लक्षण। मतलब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम, कहीं पर भी वर्ड सिंड्रोम आ जाए तो सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक से अधिक लक्षण दिखाई देंगे। आपको एक से अधिक लक्षण दिखाई देंगे। तो जब लक्षण या सिम्टम्स ज्यादा हो तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किस कारण से होता है? इसका कारण क्या है? तो कारण मतलब ये एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शन बीमारी है, संक्रामक रोग है जिसको इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। ठीक, किस कारण से होता है? तो एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। वायरस के कारण ये बीमारी होती है और उस वायरस का नाम है HIV एक वायरस है। बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक ऐसा बीमारी जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम का क्षय होने लगता है। उस बीमारी को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी कहते हैं। ठीक है, और इसका वायरस का कौन सा है? इसका वायरस है HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो इंसानों के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। आ रहा है समझ में? तो एड्स एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस के कारण होती है? तो HIV वायरस के कारण होती है। अब सवाल कहां से बनता है? जो नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पहला कि HIV एक रिट्रोवायरस है। कैसा वायरस है? रिट्रोवायरस है, याद रखना, रिट्रोवायरस है। कई बार सवाल आया है कि HIV क्या है? तो एक प्रकार का रिट्रोवायरस है।
अब ये रिट्रो का मतलब क्या होता है? रिट्रो का मतलब होता है ऐसा वायरस, देखो वायरस मैं पिछले क्लास में बताया था कि वायरस किस चीज से बने होते हैं, तो याद रखना वायरस न्यूक्लिक अम्ल, याद आ रहा है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। याद करो वो डायग्राम में ऐसा बताया था, ये ऐसा बताया था कुछ। इसका जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो कोई भी वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं विशेषकर। अगर मैं न्यूक्लिक अम्ल की बात करूं, न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल भी इसे कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगर इन न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर प्रोटीन की लेयर है, वही वायरस है। एक्चुअल में वायरस होता क्या है? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का एक वो कहा जाता है कि मतलब वो निर्जीव भी, कई वैज्ञानिक वायरस को निर्जीव वस्तु मानते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल मानते हैं। उसका रीजन ये है कि जो वायरस रहता है जब तक बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से बाहर है, मतलब जब तक उसको कोई उसका होस्ट नहीं मिल जा रहा है, जब तक वो किसी के अंदर आक्रमण नहीं कर रहा है, बीमारी मतलब किसी के बॉडी के अंदर नहीं इंजेक्ट हुआ है या अंदर नहीं गया है, तब तक वो एकदम रेत के जैसा रहता है। ऐसा समझ लो, रेत के जैसा, मतलब एक क्रिस्टल जैसा है। वो क्रिस्टल जिसके ऊपर में जैसे बीज है ना, बीज को बाहर रख दो तो जब तक बाहर है बाहर ही रहेगा, जब उसको मिट्टी में लगा दो तो पेड़ उग जाएगा, पौधा उग जाएगा। तो ऐसे ही ये भी वायरस रहता है। इसके ऊपर में प्रोटीन का लेयर है, अंदर में न्यूक्लिक अम्ल है। जैसे ही इसको कोई इसका होस्ट मिलता है, होस्ट मतलब जहां ये बीमारी पैदा कर सके, जहां इसका कोई खाना मिल जाए इसको, जैसे इसको खाना खाने वाला मतलब जहां ये न्यूट्रिशन कर सके, जहां ये डुप्लीकेशन कर सके, जहां ये रेप्लिकेशन कर सके, जहां कहीं इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया कि भैया मैं इसके अंदर जाऊंगा और खाना पा जाऊंगा, तो ये अपने आप का वही जैसे बीज ग्रो करते हैं वैसे ही ये बॉडी में आता है, खाना पा गया, पानी पा गया और अपनी संख्या बढ़ा लेता है, अपना डुप्लीकेशन करने लगता है, अपना प्रतिलिपिकरण बनाने लगता है। ठीक, तो एचआईवी एक रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो आरएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने हुए हैं। आरएनए के बने वायरस को ही हम क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस कहते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन इक्वल रिट्रोवायरस, हमेशा याद रखना। तो आरएनए, एचआईवी क्या है? एक प्रकार का आरएनए वायरस है। जो एचआईवी होता है मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक प्रकार का रिट्रोवायरस तो है ही, उसके कई सारे प्रकार हैं। जैसे ही अभी जब व्याख्याता पंचायत जो बायोलॉजी के व्याख्याता के लिए क्लास ले रहे हैं, देखो ये जो क्लास अभी लग रही है, इस क्लास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएससी हो, चाहे सहायक शिक्षक प्रयोगशाला हो, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, उस हिसाब से इसको बता रहे हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल में बायोलॉजी के व्याख्याता पंचायत, ये पीएससी के लेवल के लिए काफी है, लेकिन जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी में उसमें थोड़ा ज्यादा बताया हूँ, ठीक है, वहां पर ज्यादा इसको और डिटेल्ड किया गया है कि भाई एचआईवी के कितने प्रकार होते हैं, वायरस भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो भारत में कौन से एचआईवी वायरस ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब जो मरीज है उन मरीजों में कौन सा वायरस ज्यादा देखा गया है, तो याद रखेंगे HIV-IC, HIV-IC का जो प्रकार है, ये एक प्रकार है HIV का। तो HIV-IC यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब भारत में जितने मरीज हैं उन मरीजों में सर्वाधिक कौन सा HIV का प्रकार देखा गया है? देख पाया जाने वाला HIV वायरस। ठीक है, तो ये याद रखना, HIV-IC जो है वो भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वायरस है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्या ये एक जन्मजात बीमारी है?
क्या एक आनुवंशिक बीमारी है, मतलब मम्मी पापा से जेनेटिकली ये हमको ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। ये जन्मजात रोग नहीं है, ये आनुवंशिक रोग नहीं है, ये कर्मों का फल है। क्या है ये? कर्मों का फल है। ये जन्मजात रोग नहीं है, जन्मजात रोग नहीं है, बल्कि क्या है? संक्रामक रोग है ये। क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी को ही क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और इसके कारण क्या है? इसका कारण बहुत सारा है। अभी मैं उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों एचआईवी हो सकता है। क्या सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ही, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही क्या ये बीमारी होती है? नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो याद रखिएगा, अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स को सबसे पहली बार 1981 में, सन 1981 में सर्वप्रथम अमेरिका में देखा गया था। और अमेरिका में भी जो समलैंगिक पुरुष हैं, जो समलैंगिक पुरुष, होमोसेक्सुअल मेल, जिसको आम बोलचाला में गे बोलते हैं, तो गे के बीच में क्या है, अभी बता रहा हूं उसके बारे में। सन 1981 में सर्वप्रथम समलैंगिक पुरुषों में देखा गया था, समलैंगिक पुरुषों में देखा गया था। समलैंगिक का मतलब अब क्या होता है, थोड़ा सा एक बात समझना। तुम लोग जब उसका फॉर्म भरते हो, रेलवे का फॉर्म भरते हो, तो उसमें LGBTQ आता है, एक शब्द आता है LGBTQ। तो ये याद रखना कि L का मतलब हो गया लेस्बियन। लेस्बियन, लेस्बियन का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो लड़की के प्रति अट्रैक्शन रखती है। लड़की लड़की से अगर शादी करे तो ऐसे अट्रैक्शन को हम कहते हैं, या ऐसे संबंधों को समलैंगिक कहते हैं। समलैंगिक का एक्चुअल मतलब क्या होता है? समान लिंग वाले। समलैंगिक मतलब होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल का होमो मतलब होता है समान, सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक या समान लिंग वाले। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग होता है, महिला लिंग होते हैं। वो जब अपन उसमें पढ़ते हैं तो नपुंसक लिंग भी पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो या तो वो जीवों में नर होता है या मादा होता है, मेल होता है या फीमेल होता है। आ रहे समझ में? हाँ, तो अगर कोई बॉयज या कोई मेल से अट्रैक्ट रहे, कोई मेल से अट्रैक्ट रहे, तो उसे गे कहते हैं। क्या कहते हैं? गे, या फिर इसे समलैंगिक कहेंगे। समान लिंग के प्रति आकर्षित होना, लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्ट है, लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट है। तो जब लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट रहता है, या कोई ऐसा लड़का है जो लड़के से शादी कर ले, ठीक है, अभी तो हमारे देश में ये मान्यता नहीं मिली है कि समलैंगिक आपस में शादी कर सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको समलैंगिक मतलब समान लिंग वाले लोगों को शादी कर सकते हैं। होता क्या है कि नए हार्मोनल कुछ कारण होते हैं, कुछ क्रोमोसोमल कारण होते हैं कि एक लड़के को लड़के के प्रति अट्रैक्ट होता है। नॉर्मली एक लड़का लड़की के लिए अट्रैक्ट रहता है, लड़की लड़के के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। भाई आपको कोई पसंद आता होगा तो आपके समाज के बीच में आप लोगों को देखोगे, आप जिस देश में या जिस परिवेश में रहते हैं, अधिकतर जो लोग रहते हैं वो विपरीत लिंगी आकर्षण रखते हैं, मतलब अपने से दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन हो जाए, उसका हार्मोनल कारण होता है, उसका क्रोमोसोमल कारण होता है, उसके बायोलॉजिकल बहुत सारे रीजन होते हैं, कि मेनली रीजन हार्मोनल्स होता है और क्रोमोसोमल होता है। याद करो टंडर सिंड्रोम के बारे में मैं बताया था, कुछ सिंड्रोम्स बीमारी बताए थे जेनेटिकली, कि लड़के के अंदर लड़की वाले लक्षण आ जाते हैं, लड़कियों के अंदर लड़के वाले लक्षण आ जाते हैं। तो जब कोई लड़का लड़के के प्रति आकर्षित रहे तो उसे गे कहते हैं। एक्चुअल अभी इसका जो सही शब्द है गे है, ठीक। तो ये भी समलैंगिक हुई, समलैंगिक हुए मतलब मेल का मेल के प्रति, मेल टू मेल अट्रैक्शन होगा। अगर फीमेल के, ऐसा नहीं है कि लड़के लड़के ही के प्रति, कई जगह पे कई ऐसे मनुष्य हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं। तुम देखोगे कि अभी शायद साउथ अफ्रीका में कि कहाँ एक लड़की लड़की से शादी की है। हाँ, दोनों जन अपना जीवन साथ में बिताने के लिए
डिसीजन लिए तो उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। जब लड़की का आकर्षण लड़की के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं? लेस्बियन कहते हैं। बी से होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जो दोनों के प्रति आकर्षण रखते हैं। अभी हरियाणा का कोई खेल खिलाड़ी थे, अब वो खिलाड़ी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अभी अभी उनका डाइवोर्स हुआ है। उनकी जो मिसेज है वो भी एक बहुत बड़ी रेसलर है, बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है। क्या नाम है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये हरियाणा से वो खेलते हैं और नेशनल इंटरनेशनल मेडल ला चुके हैं भारत के लिए। तो पति पत्नी शादीशुदा थे। पत्नी को पता चला कि जो लड़का है उसका लड़कों से भी संबंध है, मतलब ऐसा कोई पुरुष या ऐसी कोई महिला जो विपरीत भी लिंगी आकर्षण रखती हो और समलैंगिक भी हो। मतलब वो जैसे मान लो कोई लड़का लड़के के प्रति भी अट्रैक्ट होता है, लड़की के लिए भी अट्रैक्ट है। कोई लड़की लड़के से भी अट्रैक्शन में है और लड़की के प्रति भी अट्रैक्शन रखती है। तो ऐसे लोगों को या ऐसे मनुष्यों को जिनको दोनों लिंग पसंद है तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। ठीक, तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स पर्सन लोगों का, वो कपल्स का भी डाइवोर्स हुआ है, अभी अभी झगड़ा हुआ है, बहुत चर्चे में था, बहुत चर्चे में था। बड़ा अच्छा फेमस जोड़ा है उनका, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर गूगल में देखोगे तो उसमें उनकी मिसेज ने एक आरोप लगाया है कि जो लड़का है, जो उसका हस्बैंड था, वो बाइसेक्सुअल है। उसका वीडियो वो देख ली थी कि उसके मोबाइल में एक वीडियो था जिसमें वो एक लड़के से संबंध बना रहा है। ठीक है, नहीं, जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनका बच्चे नहीं हो सकते भाई। एक लड़का कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है? एक बच्चा जन्म देने के लिए शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत होती है, दो अलग अलग लिंग वाले गैमेट्स की जरूरत होती है। तो मान लो भले एक साइकोलॉजिकल या एक हार्मोनल चेंजेस के कारण या एबनॉर्मेलिटी के कारण लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट है, लेकिन लड़का और लड़के शादी कर ले तो बच्चे नहीं हो सकते। लड़की लड़की से शादी कर ले तो बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे वो एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो इनको समाज में क्या है ना, बहुत गंदे नजर से देखा जाता है। नॉर्मली आप देखोगे, कोई गे सुन लोगे या कोई लेस्बियन सुन लोगे तो अलग दृष्टिकोण उनके प्रति हो जाता है। ये दृष्टिकोण कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे वैकेंसीज में अभी एक कोटा रख दिया गया है, LGBTQ कोटा। ठीक है, LGBT से Q से कोटा याद है, क्यू से कोटा याद रखना। कोटा का मतलब होता है उनका एक वर्ग, उनको भी आरक्षण दिया जाता है, उनका एक सेक्शन बना हुआ है कि उनसे पूछा जाता है आप क्या हैं। भाई समाज में उनको भी रहने का, उनका क्या दिक्कत है यार? जन्म से ऐसे हुए नॉर्मल है भाई, वो एबनॉर्मल पैदा हुए, उनके शरीर में ऐसा हार्मोन्स आ गया जो उनको अपने समान लिंग के प्रति आकर्षण करता है या दूसरे के प्रति। इसमें उनकी क्या गलती है? वो क्या पाप कर रहे हैं? क्यों हम बुरा माने उनको? अगर तुम्हारे बगल में अभी कोई व्यक्ति बैठा हो और या फिर मेरे को ही पता चल जाए कि मैं ही मान लो कि होमोसेक्सुअल हूं, मेरे को लड़के के प्रति अट्रैक्शन है, तो इसमें मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसीलिए पिक्चरों में भी अब तुम देखोगे तो कई सारे मूवीज में, एक तो पिक्चर आया था अभी उसका, आयुष्मान खुराना का, उसमें जो फोन में बात करते रहती है, लड़की बन के बात करती है, ड्रीम गर्ल है शायद पिक्चर का नाम। तो उस ड्रीम गर्ल में एक ठो लड़का रहता है जिसको लड़के के प्रति अट्रैक्शन रहता है। तो नोटिस करना, वो इसलिए पिक्चरों में भी अब दिखाने लग गया है कई सोसाइटी में कि भाई जो जीना चाहता है उसको जीने का ह्यूमन राइट्स है। अगर मान लो लड़के के प्रति अट्रैक्शन है, ये उसकी सेक्सुअलिटी है, हमको किसी दूसरे के सेक्सुअलिटी में उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी के गलत नहीं बोलना चाहिए। अपराध करे वो गलत है, जबरदस्ती कर दे बिना किसी के परमिशन के उसको टच करना भी अपराध है, किसी को घूरना भी अपराध है। क्या लड़का लड़की को घूरे, चाहे लड़का लड़की को घूरे, लड़की भी अगर तुमको घूर रही है, डिस्टर्ब कर रही है तो वो भी अपराध है, और लड़का लड़की को देख रहा है तो अपराध है, ही कानून बना हुआ है। तो किसी की सहजता या असहजता पर या किसी की कंफर्टेबिलिटी, जो मान लो वो इसमें कंफर्ट महसूस करता है, तो उसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये कोटा लाया LGBT का, L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल और T से ट्रांसजेंडर।
ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं, कई लोग अपना जेंडर ट्रांसफर करा लिए रहते हैं, लड़के पैदा हुए थे लेकिन उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण आ गए जो लड़कियों वाले हैं, तो अपना लिंग परिवर्तन करा लेते हैं। लिंग परिवर्तन का मतलब होता है कि वो बहुत सारे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करा लेते हैं और बाकायदा वो अपना घोषणा करते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर में मेनली ज़्यादातर जो किन्नर होते हैं उनको रखा जाता है। तो इनको भी सामाजिक सम्मान की जरूरत है। इनकी क्या गलती है भाई? हमारे यहाँ तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में इनको अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया गया है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा, तुम देखना ये आधा शंकर जी हैं, आधा पार्वती माता, तो अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है इन्हें। और कभी भी देखोगे तुम, जब ट्रेनों में आते हैं उन लोग पैसा मांगते हैं ताली ठोक के, तो हम पैसा देते हैं, फिर वो दुआएं देते हैं। या घर में बच्चा हुआ है या शादी हो रहा है तो उनको बुलाया जाता है, उन लोग दुआएं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी दुआएं सबसे पहले लगती है। तो हमारा दृष्टिकोण इनके लिए सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। इनकी अब बेचारे नेचुरल हुए, थोड़ा सा असामान्य पैदा हुए, इनके बॉडी का अलग हार्मोनल्स कारण है, बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में 100 में से 1% ही ऐसे होंगे। तो इनके प्रति गलत दृष्टिकोण नहीं रखना है, इनको अपमानित नहीं करना है, असहज नहीं करना है। इनकी हर इच्छाओं का, इनके सेक्सुअलिटी का सम्मान करना है कि हाँ भाई तुम गे हो तो तुम ठीक है, ये तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस है। जो और कोई दूसरा गे होगा वो लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट होगा, दोनों जन साथ रहना चाहते हैं तो साथ रहे। अभी तो यहाँ शादी की मान्यता नहीं मिली है, आगे चलकर शादी का मान्यता मिलेगा इनको। तुम देख लेना कि समलैंगिक जो रिश्ते होंगे, लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगी। बहुत सारे देश में ये कानून बन गया है। इसका रीजन है कि वहाँ उनकी ह्यूमन का राइट्स रखा, मानव का अधिकार है कि भाई तुम अगर उस पर सहज हो। मेरे को मान लो खाना में भिंडी पसंद है तो मैं भिंडी खाऊंगा, मेरी पर्सनल चॉइस है। तो ये उनकी भी पर्सनल चॉइस है, इनका सम्मान रखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे देशों में इनको शादी का मान्यता दे दिया गया। आ रहा समझ? तो ये 4 कोटे हैं एलजीबीटी। तो दुनिया में सबसे पहली बार सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक पुरुष जो है, जिनको गे कहा जाता है, उन गे के बीच में पाया गया था। वहां पर सबसे पहले जो समलैंगिक पुरुष थे, जो लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट रहता है और लड़का लड़के से संबंध बनाता है, लड़का लड़के से सेक्सुअली कनेक्शन में रहता है, उन पर यह बीमारी देखा गया था सन 1981 में। ठीक है। भारत में सन 1986 में तमिलनाडु में देखा गया था। सन 1906 तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, सन 1986 में चेन्नई में पहला केस पाया गया। अब चेन्नई में समलैंगिकों के बीच में नहीं था, एक पेशेंट आया लड़का जिसको ये बीमारी थी। पता किए तो वो समलैंगिक नहीं था लेकिन ये बीमारी थी। पहली बार कहां देखा गया था? तो अमेरिका में 1981 में समलैंगिक पुरुषों के बीच में देखा गया था। भारत में पहली बार चेन्नई में देखा गया, सन 1986 में देखा गया। और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मरीज भी कहां है भारत में? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मरीज भी चेन्नई में है। सबसे ज्यादा HIV पेशेंट्स कहां है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एड्स के पेशेंट या HIV पेशेंट्स चेन्नई में, तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा है। विश्व में कहां है? तो याद रखिएगा युगांडा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका में दुनिया के सबसे ज्यादा HIV पेशेंट, युगांडा को एड्स की राजधानी कहा जाता है। एड्स की राजधानी मतलब इतना ज्यादा पेशेंट है। दुनिया के सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ है? युगांडा में है। युगांडा कहाँ आता है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो विश्व के सबसे ज्यादा मरीज अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा मरीज कहाँ है? क्या होता है? जहां अशिक्षा है। अब मान लो कि इन जो प्रिविलेज लोग हैं, जो जिनका सभ्यता का विकास नहीं हुआ, उनके बुद्धि का विकास नहीं है, जो अशिक्षित हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा कि भाई हम एक से अधिक लोगों से अगर शारीरिक संबंध बनाएंगे तो हमको बीमारी हो सकती है। मान लो किसी HIV पेशेंट को ये बीमारी है, तुम उसका खून अपने बॉडी में चढ़ा लो, ब्लड ट्रांसफर हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है। मान लो कि कोई HIV वायरस वाला है, वो दाढ़ी बना रहा है, उसके अस्तूरा में चिपका हुआ है उसका ब्लड, और उसी को तुम लगा दो,
वहां भी ये फैल सकता है। मेनली 80% कारण HIV फैलने का सेक्सुअल रिलेशन होता है। एक से अधिक, मान लो किसी व्यक्ति को यौन संक्रमण है, ये सेक्सुअल बीमारी है, और उससे भी तुम संबंध में बना लिए और उसका कोई बॉडी फ्लूइड तुम्हारे बॉडी में आ गया तो उससे बीमारी हो सकती है। अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये सब कोई इंट्रोडक्शन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। विश्व के सबसे ज्यादा मरीज अफ्रीका में, युगांडा को एड्स की राजधानी का, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। अगर मैं ये देखूं क्या होता है इसमें, होता क्या है, क्यों हमको ये बीमारी हो सकती है, तो ये याद रखिएगा कि ये बीमारी में टी जो लिम्फोसाइट्स है, याद करो मैं लिम्फोसाइट के बारे में बताया था, इम्यून सिस्टम में बताया था कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। टी लिम्फोसाइट भी क्या है, तो टी लिम्फोसाइट भी WBCS का ही एक प्रकार है, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व किया जाता है थाइमस ग्लैंड में, जो थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड ये टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व करता है। तो अगर टी लिम्फोसाइट्स कमजोर हो गए तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, HIV वायरस अंदर आएगा, और जैसे ही HIV वायरस अंदर आता है तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। तो याद रखिएगा HIV में टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है। जैसे ही टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम होगी तो अब हमारे अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस, जितने भी वायरस हमको एनी मिनट बॉडी के अंदर जा रहे हैं, इन लोग टी लिम्फोसाइट्स उसको मार रहे हैं। अब मान लो कि यही नहीं रहेगा तो हम लोग बीमारी से कैसे बचेंगे। मान लो अगर यही है, टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो गई है, तो हमारे बॉडी में एंटीजेंस आएंगे। अब एंटीजेंस को मारने वाला ही सेल कम हो गया है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है और बीमारियां हमको घेरने लगेंगी। तो टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है। इसकी एक दवा है जिसको जिडोविडिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिडोविडिन। जिडोविडिन एक्चुअल में इसका काम होता है, HIV के जो सिम्टम्स हैं वो तत्काल नजर नहीं आते, 5 साल 10 साल बाद नजर आने शुरू होते हैं। और इसमें नजर यही आता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो नॉर्मली क्या दिखता है, सर्दी, खांसी, बुखार, थकान, है ना, बार बार बीमार पड़ना, पसीना आना, ये सब इसके कारण। अभी इसको भी मैं बता दूंगा चित्र से ताकि सबसे समझ में आ जाए। तो इसके जो लक्षण हैं ये बहुत दिन बाद पता चलते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को HIV वायरस हो गया, HIV इन्फेक्टेड हो गया है, तत्काल पता नहीं चलता है, देरी में पता चलती है, और जब तक देरी हो जा रहती है तो निपट जाता है। तो मान लो अगर कोई HIV पेशेंट पता चल गया है तो उसकी इलाज तो नहीं है कि वो ठीक कर दे, ये है कि मान लो अगर वो 10 साल में मरने वाला है तो उसको 15 साल कर देंगे, वो 5 साल और खींच देगा। ये जो दवाई है, ये जो दवाई है, ये दवाई इसकी एक दवा है, ये समझ लो, दवा है जो मृत्यु को बढ़ा देती है, मृत्यु काल को बढ़ा देती है। या फिर जो, कैसे समझाऊं इसको, कि जो पेशेंट्स है उसको क्या करती है, जल्दी नहीं मरने देती। जो मरीज की मृत्यु को बढ़ा देती है, काल को बढ़ा देती है। आ रहा समझ में? किस कारण से HIV वायरस फैलता है, तो याद रखिएगा बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में बहुत सारे आते हैं। शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं, शरीर के तरल द्रव्यों से फैलता है। किससे फैलता है? शरीर के तरल द्रव्यों से फैलता है। आपके बॉडी में जो भी फ्लूइड है, वो ब्लड हो चाहे सलाइवा हो, याद रखना सलाइवा से भी फैल सकता है, सलाइवा से भी फैल सकता है। हाँ, सलाइवा से भी फैल सकता है। बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं, ठीक है, हाँ, वीर्य भी होता है, और महिलाओं में उनका जो लिक्विड होता है बॉडी पार्ट का, अगर संबंध बनाए हैं तो उन बॉडी फ्लूइड से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। तो जितने भी बॉडी के फ्लूइड हैं उनसे ये स्थानांतरित होता है। अब देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या नजर आते हैं।
क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं एचआईवी में? सबसे पहले फीवर। अगर मान लो किसी व्यक्ति को एचआईवी हो गया है, और पहली बात कि जो एचआईवी के लक्षण हैं वो तत्काल नजर नहीं आते, कुछ दिन बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद इसके लक्षण नजर आने होते हैं। क्या क्या लक्षण होगा? फीवर आने लगेगा, कपकपी आएगी, हेडेक होगा, सर दर्द रहेगा, रात में सोगे तो रात में पसीना आएगा और बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है। सोर थ्रोट, गले में जलन होगा, ऐसा होने लगेगा, खर्राश जिसको बोलते हैं, गले में जलन होना, जीभ में बार बार क्या आना, जीभ में बार बार छाला आना, और तुम्हारा जो लिम्फ नोड है, एक्चुअल गले में सूजन आने लगता है। गले में क्या आने लगता है? सूजन आने लगता है। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान, सुस्ती, आलसपन, है ना, ये बार बार एकदम शरीर सुस्त रहेगा तुम देखोगे तो। ज्वाइंट्स पेन, जहां जहां जोड़ है, जहां जहां पर ज्वाइंट्स है वहां पर दर्द होने लगेगा। और आता है मसल्स एचेस एंड पेन्स, जो तो शरीर में भी अचानक शरीर के कई सारे भागों में सूजन दिखने लगता है, शरीर के ज्वाइंट्स दर्द देने लगते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स है। कभी भी किसी मरीज, किसी व्यक्ति को अगर ये सब सिम्टम्स एक साथ नजर आ रहा है, ठीक है, बुखार हो, जब बार बार बुखार आ रहा है, बार बार तुम बीमार पड़ रहे हो, कल ही सर्दी ठीक हुई थी, फिर सर्दी हो गया, फिर से बुखार आ रहा है, फिर से सर्दी, बुखार, थकान, हरारत, गले में दर्द, हेडेक, यहाँ सूजन आना, ठीक है, ये सब इसके क्या है? सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स आए तत्काल अपने को जाके चेक कराना है। और एक्चुअल में जितने भी लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर आपके कोई सेक्सुअल पार्टनर हैं, उनको चेक कराते रहना चाहिए। ये तो सिम्टम्स हो गया। अब देखते हैं फैलता किस कारण से है, कि एचआईवी इज ट्रांसमिटेड, किस कारण से एचआईवी फैल सकता है। पहला, मान लो कि कोई एचआईवी का व्यक्ति है, उसको हम इंजेक्शन लगाए, उसको जो सिरिंज लगाए, उसी सिरिंज से हम दूसरे को भी लगा दिए। पहले क्या था, सिरिंज क्या है, कम आता था, बहुत महंगा था, तो क्या करते थे, जिस पेशेंट को लगाए उसी को साफ किए और उसी से दूसरे वाले को लगा दिए। तो उस बॉडी से उसका जो सिरिंज है, उससे जो सिरिंज यूज किए, उसको नए पेशेंट को भी उसी में लगा दिए, वहां से भी एचआईवी फैल सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। अगर पेशेंट, हाँ इसको लिख लेना, फैलता है, किस कारण से फैलता है, तो शरीर के बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। किस कारण से फैल सकता है, तो प्लेसेंटा से भी फैल सकता है, अभी बता रहा हूं, प्लेसेंटा से फैल सकता है। दूसरा, यौन संबंधों से या यौन संपर्क से फैल सकता है, सिरिंज से फैल सकता है, सिरिंज से, सिरिंज या इंजेक्शन से। मान लो आप सैलून जाते हो तो अस्तूरे से भी फैल सकता है, अस्तूरे या ब्लेड से। पांचवा, अब इसमें डायग्राम देखते हैं तब याद आएगा। सिरिंज से फैल गया। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, वो एचआईवी है, तो उसके बच्चे को भी एचआईवी हो सकती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा से एचआईवी वायरस पार कर जाते हैं। मान लो कोई गर्भवती महिला है, ये गर्भवती महिला है, ठीक है, ये गर्भवती महिला है, ये यहाँ उसका बच्चा है, और ये होता है प्लेसेंटा, यहाँ पर से जुड़ा रहता है, ये प्लेसेंटा एक एबनिकल कॉल से जुड़ा रहता है, ठीक। तो ये एचआईवी जो वायरस है इस प्लेसेंटा से पार कर जाता है। ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा को पार कर देता है, इस प्लेसेंटा से पार करके ये आ जाता है यहाँ। तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, फीडिंग करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उस बच्चे को भी बीमारी दूध से फैल सकता है। बच्चा दूध पी रहा है तो वहां से भी बॉडी फ्लूइड, में बोला ना कि शरीर के कोई भी तरल चीजों से ये फैल सकता है। तो सिरिंज से लगाए थे, सिरिंज ब्लड आ गया, वो भी तरल चीज है, दूसरे नए व्यक्ति में लगा दिए तो बीमारी हो गई। कोई प्रेगनेंसी है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग महिला करा रही है तो उससे भी बच्चे को फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, शरीर के स्थानांतरण से भी हो सकता है। अपन ब्लड चढ़ाते हैं ना, ब्लड देते हैं, तो ब्लड टेस्ट करते समय याद रखना, जब ब्लड डोनेट करते हो या ब्लड किसी में चढ़ाया जाता है तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें से एचआईवी टेस्ट पहले किया जाता है, क्योंकि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कहीं उससे भी ये बीमारी फैल ना जाए।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कई लोगों को क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। शरीर का कोई भी अंग अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो जिस व्यक्ति को HIV है, अगर उसके अंगों को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहां से फैल सकता है। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी समय क्या किया जाता है, ये चेक किया जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेल्स, देखो इसमें 10% चांस है फैलने का सिरिंज से, प्रेगनेंसी महिला से बच्चे में फैलने का 10% चांस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 5% ऐसा चांस है कि हो सकता है, 5% ऑर्गन 80% चांस है अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, बिना कॉन्डम के अगर सेक्स कर रहे हैं तो वहां से ये बीमारी फैल सकती है। सबसे ये क्या है, यौन संक्रमण बीमारी ही है एड्स। तो ये ध्यान रखना है, अगर सेक्स है तो प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ सेक्स होना चाहिए। तो उस समय भी इसीलिए जो ये कॉन्डम्स आया, निरोध आया, इसको जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज ही क्या समझाया जाता है कि वो हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, वो कोई भी हो, तो पहला जो सेक्स है या सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रोटेक्शन में होना चाहिए। और दूसरी बात, बीच बीच में चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्स से ही फैलता है, बहुत सारे रीजन से फैल सकता है। मान लो दाढ़ी बना रहे थे, अब किसी व्यक्ति को दाढ़ी बना था और उसी से तुम्हारा भी शेविंग कर दिया वही अस्तूरे से, तो उससे भी फैल सकता है। आ रहा समझ में? तो बीच बीच में हर 6 महीने 1 साल में चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है। देखो अगर आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे हो, इंजेक्शन नहीं लग रहा है तो नहीं, लेकिन शेविंग अगर आप करवा रहे हो बाहर में, इसलिए सैलून में शेविंग वोविंग नहीं कराना चाहिए, अस्तूरे का उपयोग नहीं करवाना चाहिए। ट्रिमर का यही तो आया ना, ट्रिमर इसी कारण आया कि ट्रिमर से कट नहीं लगता। आ रहा समझ में? तो बाहर जो सैलून वैलून जाते हो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, चेक न किस कारण से नहीं फैलता। अगर HIV कब ट्रांसफर नहीं होता, मान लो कोई व्यक्ति अगर मरीज है, वो कमोड में बैठ रहा है, टॉयलेट यूज कर रहा है ना, शॉवर यूज कर रहा है, तो अब भाई ये भी इसमें बैठ रहा है और कोई नया व्यक्ति बैठेगा तो वहां पे उसको फैल सकता है क्या? नहीं, उस स्थिति में नहीं बैठ सकता। कोई अगर HIV व्यक्ति वाला व्यक्ति है तो उसका जो कपड़ा है उस कपड़े से भी नहीं फैलता। मान लो कि कोई HIV वायरस वाला व्यक्ति हो, टॉवेल से पोंछ दिया और रख दिया, और उसी टॉवेल से हम भी अपने आप को पोंछ लिए, या उसका साबुन हम भी यूज कर लिए। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, हर किसी का अपना पर्सनल टॉवेल होना चाहिए, पर्सनल साबुन होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, घर में एक ठो साबुन ले आए, उसी से पापा नहा रहे, मम्मी नहा रही है, मैं नहा रहा हूँ, दीदी लोग नहा रहे हैं, भाई लोग नहा रहे हैं। नहीं, हर किसी का ब्रश अलग होता है, जीभ भी अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हर किसी का साबुन अलग होना चाहिए, हर किसी का टॉवेल अलग होना चाहिए। क्योंकि भाई तुम्हारी बीमारी तुम्हारे माँ बाप को लग सकती है, तुम बाहर में घूम रहे हो, जरूरी नहीं है HIV हो, कोई भी बीमारी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज है। तो हम बाहर गए हैं, घूम फिर के आ रहे हैं और हम उस साबुन को लगाए और उससे हमारे पिताजी को भी बीमारी फैल गया, या दादाजी को बीमारी फैल गई, या नानी को फैल गया, या मम्मी को फैल गया। तो हमारा पर्सनल, तुम्हारा साबुन पर्सनल होना चाहिए, तुम्हारा टॉवेल पर्सनल होना चाहिए, ब्रश जीवी पर्सनल होना चाहिए, और पर्सनल और दूसरे का भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि कपड़ों से नहीं फैलता, टॉयलेट यूज करने से नहीं फैलता कि भाई उसी टॉयलेट को यूज कर रहा है तो क्या हम भी उसी को यूज कर सकते हैं। किस टच, तो याद रखें किस में मतलब सिर्फ लिप टू लिप कनेक्ट हो रहे हो। अगर सलाइवा, मेरा सलाइवा अगर किसी दूसरे पेशेंट के में जा रहा है, या HIV पेशेंट का सलाइवा दूसरे बॉडी के में सलाइवा चले जाए तो वहां फैल सकता है, लार से फैल सकता है, लार में भी वायरस होते हैं। लेकिन किसका मतलब है, होंठ टू होंठ टच हो गया, ऐसा ये टच हुआ तो वहां से नहीं फैलता। लेकिन अगर बॉडी फ्लूइड चला गया, मेरा लार उसके में चला गया या उसका लार मुझ पे आ गया, तो लार से, सलाइवा से भी ये बीमारी फैल सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में आज मेरा किस हो गया। नहीं बाबू, ये सब चीज थोड़ा सा सतर्क रह के करो, क्योंकि हो सकता है कि ठीक है किस तक हुआ है, होंठ टू होंठ, जैसे गाल में पप्पी करते हैं ना, तो पप्पी है तो तब तो चल गया। अगर सलाइवा ट्रांसप्लांट हुआ है तो उससे भी बीमारी फैल सकती है, इसलिए इस धोखे में नहीं रहना। हाँ, यस, अनप्रोटेक्टेड सेक्स सबसे पहले 80% तो यही कारण है, सेक्सुअल डिसीज है, STD है ये भी।
इंसेक्ट्स बाइट्स, मान लो किसी व्यक्ति को अगर HIV है, अब उसको मच्छर काट दिया, अब वही मच्छर आकर के हमको काट रहा है, तब क्या ये बीमारी फैल सकती है? क्योंकि खून तो वो भी पी है, कोई मच्छर जा करके खून पी है और वो आकर के हमको भी काट रही है, वहां पर ये नहीं फैलता। अगर मान लो कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, जिस थाली में खाना खा रहा है और जूठा कर दिया है, जूठा का मतलब इन द केस ऑफ सलाइवा ना लगाओ, जैसे ये खाया खाना, अब वो जूठा खाना है, तो क्या उससे फैल सकता है? नहीं फैलता। उसके बर्तन से फैल सकता है? नहीं फैलता। ठीक, लेकिन सलाइवा से चांसेस रहते हैं, कम चांसेस रहते हैं लेकिन चांसेस रहते हैं। ठीक, तो अगर ये इसलिए इसको बताया गया है क्योंकि जब दुनिया में सबसे पहली बार HIV किसी को निकलना स्टार्ट हुआ, पता चलने लग गया कि ये HIV है। मान लो अभी पता चल जाए कि तुम्हारे पड़ोसी को HIV है, तुम उससे दूरियां बनाने लगोगे, डिस्टेंस बनाने लगोगे, उसको एक अलगाव महसूस करोगे। तो जो बेचारा 5 साल जीने वाला था वो 2 ही साल में जी के मर जाएगा, इतना अलगावपन उसको महसूस होगा। तो लोगों को ये जागरूक किया गया कि भाई वो मरीज है, ठीक है, बीमार हो गया है, लेकिन उससे सामाजिक दूरियां नहीं बनानी है। जैसे कोरोना में हम पर दूर थे ना, क्वारंटाइन हो गए थे, जिसको था उसको कैद कर दिया गया था कि भाई तू एक रूम में रह, बीमारी ना फैले, क्वारंटाइन कर दिए थे। इस तरह का क्या HIV में नहीं रहता है। अगर पता चल गया है तो उससे दूरियां नहीं बनानी है, उसको हौसला देना है कि तू ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, एक दवाई तुमको दिया जाएगा, तू डर मत। क्योंकि जिसको ये बीमारी मान लो गलती से पता चल गया तो वो घुट घुट के मर जाता है, घुट घुट के मर जाता है कि भाई मेरे को ये हो गया है, अब मैं क्या होऊंगा, अब मैं किसी से संबंध नहीं बना सकता, अब मेरे परिवार वालों को फैल सकता है, मेरी वाइफ को फैल सकता है, मेरे बच्चों को फैल सकता है। तो वो आदमी ना, जो जिसको पता चल गया है वो मर जाता है, अंदर से मर जाया रहता है। तो ये स्थिति ना है, इसीलिए लोग चेक नहीं कराते हैं, डर के मारे कि अगर निकल गया तो हम मतलब बिना मरे ही मर जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को आज पता चल जाए तो वो घुट घुट के मर जाएगा, ऐसा रहता है ना, ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई पेशेंट्स है या फिर आप चेक कराने जाते तो मेंटली स्ट्रांग रहना है और उस व्यक्ति के साथ में सामाजिक दूरी नहीं बनाना है, उस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन रखना है, उससे बात किया जा सकता है, गले मिला जा सकता है, गाल में पप्पी किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? कि बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर ना हो, साथ में खाना खा सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, पिक्चर देखने जा सकते हैं, उसको हौसला तो मिलेगा, उसको वो दूरियां नहीं पता चलेगी कि भाई पहले तो वो बीमार ऑलरेडी हो गया है, उसके एक दिन मरना निश्चित है, लेकिन उसके मरने से पहले उसको ये तो ना लगे कि बहुत ही उसको क्वारंटाइन कर दिया, अलग कर दिए, छूत मान ली उसको, भाग यहां से। तो अरे समझ कि छूने से बीमारी फैल जाएगा, ऐसा नहीं, छूने से नहीं फैलता। जब बॉडी कनेक्टेड होगा, फ्लूइड ट्रांसफर होगा, तभी ये हो सकता है। तो फैलता किस कारण से है? ये प्लेसेंटा से फैल सकता है, मतलब गर्भवती महिला से उसके मां में फैल सकता है, मतलब बच्चे में फैल सकता है, यौन संक्रमण से फैल सकता है, सिरिंज इंजेक्शन से फैल सकता है, अस्तूरे से फैल सकता है। ठीक है, किस कारण फैल सकता है, किस कारण नहीं फैल सकता है, इसका सिम्टम्स क्या है ये पढ़ लिए। कहाँ देखा गया था सबसे पहली बार? तो अमेरिका में देखा गया था। होता क्या है, बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, बार बार बीमार पड़ेगा वो व्यक्ति, बार बार बीमार पड़ेगा। ठीक है, याद रखना हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारे बॉडी में नेचुरली इतना ज्यादा इम्यून सिस्टम है कि नॉर्मल हम बीमार नहीं पड़ सकते। बहुत सारे वायरस को हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो निपटा देता है। हमारे बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, इतने सारे वायरस को निपटा दे रहा है, इतने सारे बैक्टीरिया को हर मिनट मार रहा है कि हर सेकंड में कितने करोड़ बैक्टीरिया को मार रहा है। तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम भगवान ने हमको ऑलरेडी स्ट्रांग पैदा किया है, बहुत सारी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त करना चाहते हैं तो उसका कारण है कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। पहला, नींद। आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर। आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, आपके ब्रेन को 7 से 8 घंटा मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। आप नोटिस कीजिएगा, अगर कोई नींद प्रॉपर ले रहा है, 6, 7, 8 घंटे सो रहा है, 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। आपका नींद 7 से 8 घंटे का होना चाहिए पूरे 24 घंटे में। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता, उसको प्रॉपर बॉडी को रेस्ट मिलता है। दूसरा चीज, हरी साग सब्जी, क्योंकि विटामिन हमको किससे मिलते हैं? विटामिन हमको सब्जियों से मिलते हैं, मेनली विटामिन जो
तो जो विटामिन होते हैं वो इम्यून सिस्टम का ही काम करते हैं, हमारे प्रतिरक्षात्मक तंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा, पहला नींद, दूसरा अच्छा खाना होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, हरी साग सब्जी, वेजिटेबल सलाद होना चाहिए, फल फ्रूट होना चाहिए, और एक्सरसाइज कम से कम आपको अपने दिन का 40 मिनट एक्सरसाइज में देना ही चाहिए। आप वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा घर पे इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से भी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। पढ़ाई कीजिए ना, अरे यार हम दिन के मतलब 24 घंटे को अगर 8 घंटे सोने में निकाल दें तो भी 16 घंटा बचा है। 16 घंटे में से आप 6 घंटा अपना नहाना धोना खाना पीना में निकाल दो, उसके बावजूद 10 घंटा बचा है। 10 घंटे में से आप 8 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, बाकी बीच बीच में थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, 10 मिनट का ही जैसे ब्रेक लिए तो एक्सरसाइज कर लिए थोड़ा सा। सवेरे आधा घंटा निकल गए सैर में, घूम के आ गए एकदम। पहला तो रात में जल्दी सो जाना चाहिए, सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए। सवेरे की हवा लाख रोग की दवा बोलते हैं कि सवेरे अगर कोई जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक में जाता है तो एक ताजी हवा मिलती है, उतना पॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसीलिए आप धावक लोगों को देखिएगा, एथलीट लोगों को जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सेना की तैयारी कर रहे हैं, भोर में ही जाके दौड़ते हैं, क्योंकि सवेरे का हवा ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं रहता है, वो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा रहता है, तो ऑक्सीजन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप 40 मिनट प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज, अगर ये 3 चीज़ आप कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। और मेंटली स्ट्रांग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो मेंटली स्ट्रांग बनाने का मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रांग के लिए, उसमें हमें काम आता है अध्यात्म। आपको मंदिरों से अगर आप जुड़े हैं, आप कोई भी गिरजाघर से जुड़े हैं, मस्जिद से जुड़े हैं, आप गुरुद्वारा से जुड़े हैं, मतलब भगवान से आप कनेक्टेड हैं, तो आप क्या होंगे, साइकोलॉजिकल मजबूत होंगे कि हे भगवान, भगवान मेरे साथ है, मैं अच्छे आचरण का व्यक्ति हूं। आप नोटिस करेंगे कि जितने धार्मिक लोग होते हैं जो पाप पुण्य को ज्यादा मानते हैं, वो देखिएगा कि कोई गलती नहीं करते हैं, कोई पाप वाला घटना नहीं करते हैं, डरते हैं, समझ रहे? तो ऐसा कोई हरकत भी नहीं होता है उनसे कि भाई बीमारी फैल जाए। तो अगर आप भगवान से जुड़े हुए, आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से आते हो, अपने आप को भगवान से जोड़ के रखिए, उसका बहुत कारण है। आपका मानसिक शांति रहेगी। आपको देखिएगा जब आप पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई होंगे, बहुत मानसिक शांति मिलती है। हम ये महसूस करते हैं कि भगवान हमारे साथ में है, वो देख रहा है, हमारा मदद कर रहा है। आ रहा समझ? तो आप एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए, प्रॉपर डाइट रखिए, और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल रहिए, आध्यात्मिक रहिए, है ना? हाँ, तो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे। नहीं फैलता है, किस कारण से नहीं फैलता, तो उसके बहुत सारे रीजन मैं बता दिया हूं। ठीक, मच्छर के काटने से नहीं फैलता, मच्छर काटने से, साथ में खाना खाने से, खाना पीना से, टॉयलेट कपड़े उपयोग करने से, ठीक है, टच करने से नहीं फैलता है। बस फैलता है, ये याद रखेंगे, जब बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर हो, तभी फैल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल। ये याद रखना है कि जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगा। आप 1 महीना करके देखिए, 1 महीना आप जल्दी सोइए, कोशिश कीजिए जल्दी सोने का, जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने के बाद में थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा सा घूम फिर के आ जाइए, गाना सुनिए, मस्त गाना लगाइए, अपने मन पसंदीदा गाना, और चले जाइए ग्राउंड में, थोड़ा टहल के आइए, घूम के आइए, फिर के आइए, लोगों से मिलिए, चिड़िया को देखिए, पक्षी को देखिए, ये जो गाय गोरू बैल होते हैं उन लोगों को देखो, चूहा को देखो, बिल्ली को देखो, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे आप कनेक्शन तो बनाओ। दिन भर मोबाइल में जो यूट्यूब चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, उसको अवॉइड करके आप थोड़ा सा नेचर से जुड़िए। आप महसूस करेंगे, उस पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। फिर प्रॉपर रेस्ट करना है, पूरा मतलब 6 से 7-8 घंटे का नींद हो गया। आ रहा है समझ में? एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट, ये 3 चीज आपको मजबूत रखते हैं। उसके बाद पढ़िए, दिन भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट ले लेके पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे कल।